नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ पर मेरा ये महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज का वीडियो अगर आपने डायबिटीज़ पर देख लिया तो आप आपके डायबिटीज़ को निश्चित ही रिवर्स कर लेंगे। क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर एक बात आप दिमाग में बिठा लें कि डायबिटीज़ को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। या तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है या उसको रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि कंट्रोल करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो आप दवाइयाँ खाकर भी कर सकते हो, लेकिन रिवर्स करने के लिए दवाइयों के साथ साथ आपको आपका खान पान और रहन सहन देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना आप दवाइयाँ खाकर डायबिटीज़ को कंट्रोल रख के आप आपके शरीर के अंदर उस डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से नहीं बच सकते। इसलिए आज डायबिटीज़ पर मेरा ये बेहतरीन वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखें और आगे अपने घरों में भी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको ज़रूर दिखाएं। आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी ये वीडियो दिखाएं। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। डायबिटीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती नहीं है, लेकिन यह बीमारियां शरीर में पनपती हैं, उनको बरसों लग जाते हैं। इसलिए जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बीमारियां उनको क्रोनिक बीमारियां बोला जाता है। क्रोनिक बीमारियां यानी कि जब तक हमको इस बीमारियों का पता चलता है तब तक शरीर में कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। 10 से 20% बॉडी का हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। अपन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, उसके बाद में अब हार्ट रोग सारे आ गए इसमें, थायराइड, एलर्जिक स्किन डिसीज़ है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज़ सारे आ गए इसमें। तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती है इसमें। आज अपन डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, इसके अधीन बहुत सारी बीमारियां होती है। क्योंकि डायबिटीज़ है तो उस व्यक्ति का मोटापा भी बढ़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस होने से व्यक्ति का इंसुलिन एक प्रकार से इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा मिलेगा। अब इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक यानी कि बॉडी में डिपोजिशन कराता है। तो एनाबॉलिक हार्मोन है तो इससे क्या, बॉडी में मोटापा जरूर बढ़ेगा व्यक्ति का। इसलिए दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ सरकार बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम चला रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल के लिए। जगह जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं सरकार ने। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को देखा जाए तो भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा 66% है। यानी कि भारत में 100 मौतें होती है, उसमें 66 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरते हैं। और उसमें भी 22% मौतें ऐसी होती हैं जो अकाल मृत्यु होती है। यानी कि अकाल मृत्यु का मतलब ये हुआ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने व्यक्ति की औसत आयु 73 ईयर मान रखी। यानी कि 22% लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये 100 में से 22 लोग ऐसे होते हैं जो 73 ईयर की एज को भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, डायबिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ को कंट्रोल के लिए अपन आज डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स करने के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कंट्रोल तो आप दवाइयाँ खा के भी कर रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ खाकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से आपको इतना ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। आज अपन बात करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि वास्तव में इसको फॉलो करने के बाद मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हुआ। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि पहली चीज़ है हमारा खान पान। सबसे चीज़ हमारी खान पान पर हमें नज़र रखनी है कि हमारा खान पान किस तरह का हो। खान पान में भी कैसा भोजन खाएं,
दूसरा है कितनी बार खाएं, यानी कि पूरे दिन में कितनी बार भोजन करें। तीसरा है कितनी मात्रा में भोजन करें, कैसा भोजन खाएं, अर्थात उस भोजन जो आप ले रहे हो उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब सीधा सीधा यह है, आगे अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ग्लाइसेमिक लोड का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो जो खाना आप खा रहे हो वो शरीर में जाकर कितना ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, कितनी बार खाएं, अर्थात एपिसोड ऑफ ईटिंग, यानी कि दिन में कितनी बार खाएं। अगर डायबिटीज का पेशेंट है या डायबिटीज का पेशेंट नहीं भी है, अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में भी डायबिटीज के पेशेंट नहीं बने, तो आपको एक दिन में आपके एपिसोड ऑफ ईटिंग होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3, या डायबिटीज का पेशेंट है तो 4। यानी कि आपने सुबह का नाश्ता कर लिया, सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन, इस तरह से डिवाइड करें 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग को। या फिर डायबिटीज का पेशेंट है तो 4 में क्या हो जाएगा, सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता, उसके बाद सुबह का भोजन, उसके बाद दोपहर का नाश्ता और फिर शाम का भोजन। लेकिन यहां भी आप 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग करते हो, इसमें भी एक एपिसोड ऑफ ईटिंग अनकुक्ड फूड का होना चाहिए। जैसे आप दोपहर का जो नाश्ता कर रहे हैं वो केवल सलाद ले लीजिए, उस नाश्ते में आप किसी प्रकार का ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाला भोजन ना लें, ऐसा नाश्ता ना लें जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो। जैसे आप फल फ्रूट ले लिया हल्का सा, या सलाद खा ली, खीरा ककड़ी खा लिया, 100 ग्राम खाओगे तो आप 20 कैलोरी के आसपास ऊर्जा होती है इसकी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा बॉडी में जाकर। तो इस तरह से आपको खाना है। आगे अपन इसको डिटेल में देखेंगे। फिर कितनी मात्रा में खाना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो इसको पर डे 1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए भोजन, 1500 कैलोरी पर डे। या ऐसे व्यक्ति जो बहुत हल्का फुल्का वर्क करते हैं, ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करते हैं, उनको 1800 से 2000 कैलोरी, 1800 से 2000 कैलोरी या ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कैलोरी तक भोजन लेना चाहिए। 2500 कैलोरी भोजन तो उन लोगों को लेना चाहिए, 2500 से 3000 कैलोरी वह लोग लें जो पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, लेबर वर्क का करते हैं। बाकी जनरली आदमी को 1800 से 2000 कैलोरी ही, जो हल्का फुल्का काम करता है उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा कैलोरी नहीं लेना चाहिए। और डायबिटीज़ का पेशेंट है तो 1500 कैलोरी भोजन पर डे ले, और 1500 को भी 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग में अगर काउंट करें अपन, तो इस 1500 को भी ऐसे कर दीजिए आप, सुबह का नाश्ता आपने 300 कैलोरी ले लिया, उसके बाद 1500 कैलोरी में से 1200 कैलोरी बचा, तो 1200 कैलोरी से में 600 कैलोरी का भोजन सुबह का और 600 कैलोरी का शाम का कर दो। या फिर अगर आप दिन में 4 बार भोजन करते हैं, 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होता है आपका, अगर आपको डायबिटीज़ है और दिन में 4 बार भोजन ले रहे हैं, तो उसमें क्या करो, ये जो नाश्ता है, सुबह का नाश्ता 300 कैलोरी का हो गया, सुबह का भोजन हो गया, उसको क्या करो आप 500 कैलोरी का कर दीजिए। फिर दोपहर का नाश्ता कर दीजिए 200 कैलोरी का, फिर शाम का भोजन 500 कैलोरी का फिर कर दीजिए, तो ये 1500 कैलोरी हो गया। इस तरह से डिवाइड करके भी आप ले सकते हैं। और कैसा भोजन करें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लाइसेमिक लोड, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अपनों को क्या करना है कि बाजार में जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें, मैदा और आटे से बनी हुई चीज़ें जो भी हैं, यानी कि जो अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड हमेशा अनाज का ही ज़्यादा होता है। अपन जैसे जनरली बोलने में क्या करते हैं, साधारण भाषा में अपन बोलते हैं, 2 तरह की जातियाँ आजकल पाई जाती हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। लेकिन ये शाकाहारी प्रजाति तो लगभग विलुप्त हो गई। अपन क्या है, कहने को वेजिटेरियन है, हम हैं एक्चुअल में ग्रेनिटेरियंस, यानी कि सारा दिन अनाज खाते हैं अपन, अनाज के आटे की बनी हुई चीज़ें ही पूरा दिन हम खाते हैं। तो हमको इसका ध्यान रखना है कि ग्रेन्स की तरफ न जाएं, हम शाकाहारी बने, शाकाहार लें, सलाद कच्चा भोजन सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम पका हुआ या बिना पका हुआ भोजन सेवन करें, शाकाहार सेवन करें, तो शरीर में ऑटोमेटिक ग्लाइसेमिक लोड कम होगा उस भोजन का,
और ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो बॉडी में जाने वाला ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होगा तो डायबिटीज नहीं होगी आपको। दूसरी चीज है खान पान के बाद में हमारा रहन सहन। हम रहन सहन में क्या करना है हमको, रहन सहन में आपको जैसे मेंटल वर्क करना, आपको मेंटल वर्क में जैसे योगा प्राणायाम, एक तो योगा पर ध्यान देना आपको, प्राणायाम, हल्का फुल्का व्यायाम, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे योगा प्राणायाम से आपको फायदा क्या होगा, समझने वाली बात यह है कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति क्या करता है, सारा दिन स्ट्रेस में रहता है, तनाव में। तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जिसको कोर्टिसोल बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी में होता है उसको बढ़ाता है। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लीवर में जाकर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यह हुआ कि जो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में शुगर जो जमा होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है और उसको ब्लड में रिलीज करवा देता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसलिए योगा प्राणायाम करने से क्या होता है, बॉडी में हैप्पी हार्मोन, जिसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, हैप्पी हार्मोन बढ़ते। हैप्पी हार्मोन बढ़ने से कोर्टिसोल हार्मोन अपने आप स्वतः ही डाउन हो जाता है। हैप्पी हार्मोन जैसे कि अपन देखें तो डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन आदि हैप्पी हार्मोन होते हैं। जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ेगा तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पाचन दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए हमें खान पान के साथ साथ हमारा मेंटल वर्क में योगा प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है आपको। और हल्का फुल्का व्यायाम अगर आप व्यायाम भी आप कर रहे हैं तो व्यायाम में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपका कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप एक्सरसाइज जो भी व्यायाम जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज में आप एनारोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक का मतलब यह हुआ कि आप वातावरण की ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं उसमें, और एरोबिक का मतलब आप वातावरण की ऑक्सीजन का यूज करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि हल्के फुल्के व्यायाम जितने भी है वो एरोबिक में आएंगे, और ज़्यादा हार्ड जैसे अपन जो जिम वगैरह करते हैं वो एनारोबिक में आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका मसल्स बढ़ेगा, बॉडी कैलोरी जल्दी बर्न होगा। शुगर के पेशेंट को एनारोबिक एक्सरसाइज से लाभ होता ज़रूर है, लेकिन आपको कंडीशन यह देखनी है कि उस डायबिटीज़ के पेशेंट का अगर कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ है, तो अगर आप उस कंडीशन में एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट जलेगा, फैट जलने से कीटोन बॉडी बढ़ेगा, और कीटोन बॉडी बढ़ने से क्या होगा, ब्लड एसिडिक होगा और व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आके मिले और कंसल्ट करने के बाद चिकित्सक की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ सरफेस नॉलेज आपको दिया है कि हमारा खान पान और हमारा रहन सहन हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है और डायबिटीज़ में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, आगे हम और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ सरफेस नॉलेज बताए कि हमारा खान पान हम कैसा खाएं, कितनी बार खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, क्या करें, योगा प्राणायाम करें, छोटा सा हल्का फुल्का व्यायाम करें। जो लोग जिनका कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ नहीं है वो भारी व्यायाम भी कर सकते हैं, और जिनका कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ है वो एरोबिक हल्का फुल्का व्यायाम करें। दोस्तों, डायबिटीज़ की बीमारी पर यह वीडियो इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश में जब ये डायबिटीज़ जब आया था मार्केट में, तब ये बोला जाता था कि डायबिटीज़ अमीरों की बीमारी है। लेकिन दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हम अभी इस टाइम नहीं संभले तो आने वाले में समय में डायबिटीज़ एक गरीबों की बीमारी होने वाली है। क्यों कि जो भी बाज़ार में चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई आएगी, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता,
वो पैकेट बंद चीज़ें एक गरीब लेबर वर्क करने वाला, दहाड़ी दिन की मजदूरी करने वाला व्यक्ति उन पैकेट को खरीद के खाएगा। और अमीर अमीर व्यक्ति तो क्या होगा, संभल जाएगा, वो सलाद वगैरह इस तरह की टेक्निक अपनाएगा जो अपने एपिसोड ऑफ ईटिंग में कुछ प्रकार से रॉयल सलाद है, ये नॉर्मल सलाद है, खीरा ककड़ी फल फ्रूट्स खाने लगेगा। महंगाई भरे दौर में गरीब के लिए एफोर्डेबल नहीं होगा ये इस तरह की चीज़ें। तो गरीब आने वाले समय में गरीबों में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखें, आपके परिवार को दिखाएं, और यह वीडियो विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की जनता ज़रूर देखे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना है कि हमारे देश में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा 66% है, यह घटे। दोस्तों केवल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक चिकित्सक केवल चिकित्सा व्यक्ति को दवाई लिख देना और उस व्यक्ति को घर भेज देना, यह केवल चिकित्सक का एक यह कर्तव्य नहीं है। चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि उस व्यक्ति को उस बीमारी के बारे में अवगत कराए, और उस बीमारी को के बारे में वो व्यक्ति अवगत हो जाएगा तो कुछ हद तक कम से कम 80 से 90% उस बीमारी को वह व्यक्ति केवल अपने खान पान और रहन सहन से कंट्रोल कर लेगा, और बाकी 10% दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से हम हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा घटा सकते हैं। दोस्तों मेरी ये मेहनत तभी सफल है, आप इस वीडियो को देखें, आपके आसपास जो ज़रूरतमंद हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद।